Hello everyone. Today we are starting our chapter some basic concepts of chemistry. So we all know about the chemistry that ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहां पर हम किसके बारे में डील करेंगे अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर. मीन्स कि हमारे अराउंड जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, व्हाटएवर, ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स. यानी जितना भी मैटर होगा मेरे अराउंड ये सभी किससे मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा. आज कुछ ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन आवर चैप्टर दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में इतनी बात तो क्लियर है कि हम क्या करने वाले हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर. तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में ही जान लेते हैं कि मैटर की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है. देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा. तो अबाउट द मैटर, मैटर को बेसिकली हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकेंड वन इज मिक्सचर. सबसे पहले क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस आएगा और उसके बाद क्या आएगा, मिक्सचर. अब प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड. उसके बाद जो हमारी टर्म है मिक्सचर, मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस. तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मीन्स मैटर की हमने जब बात की, मैटर को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. नाम से पता चल रहा है वो चीज क्या होगी, प्योर होगी और इसके अंदर क्या होगी, मिलावट होगी. और प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स जो हम 118 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उन्हीं के बारे में बात हो रही है. एंड कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. मिक्सचर, मिक्सचर हमारे दो तरीके के हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस. होमोजेनियस हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड हेट्रोजेनियस हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर. बट इस चैप्टर से आपके पास आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन. कुछ हम लो पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे इस चैप्टर में पहुंचना है न्यूमेरिकल तक. क्योंकि सीबीएसई, नीट, जेईई जो भी आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो ये चैप्टर रहेगा, इस चैप्टर से रहते हैं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे की तरफ चलते हैं. So firstly, I will discuss about the law of chemical combination. अब मुझे पता है, देखिए रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे. तो हमारा टॉपिक ही क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. यानी कि कौन कंबाइन होगा और कौन कंबाइन नहीं होगा. अब मुझे इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है. तो हमें क्या करने हैं, कुछ लॉ के बारे में पढ़ना है. जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, रिएक्टेंट ने किस में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है. तो रिएक्टेंट जब आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसे नहीं पता उसे कैसे कन्वर्ट होना है, कौन कौन से लॉ फॉलो किए जाएंगे, कौन कौन सी कंडीशन फॉलो की जाएंगी, उसके बारे में आज देखते हैं. तो द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस इज द वेरी बेसिक लॉ, आप सभी ने पढ़ा भी होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. बिल्कुल, तो हम यही लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कि ना तो मैं उसको क्रिएट कर सकती हूं और ना ही उसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकती हूं इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. उसके बाद सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ. इट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देखिए अब क्या कहता है,
chemical compounds always consist of same element present in a fixed ratio by mass. एक केमिकल कंपाउंड की बात की जा रही है कि केमिकल कंपाउंड में ऑलवेज सेम एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिस प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। कि कोई भी आप केमिकल कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर आप कहीं पे भी ऑब्टेन करते हैं, रिवर पे, लेक पे, पॉन्ड पे, वट एवर बी द सोर्स, इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। एलिमेंट आपके सेम रहेंगे और इनकी जो रेशियो होगी, रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है आपको, बाय मास। तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी 2, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16, यानी कि इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो ऑफ 1:8। This is the law of definite proportion. Now come to the another law, that is law of multiple proportion. Multiple में क्या होगा, देखिए वहां पे एक कंपाउंड की बात की जा रही थी, यहाँ पे मल्टीपल कंपाउंड्स की बात की जाएगी। देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जगह तो क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक जगह क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीपल यानी कि मल्टीपल कंपाउंड्स ले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कंपाउंड्स के बारे में डील कर रही हूँ। देखिए एलिमेंट आपकी सेम है, हाइड्रोजन की बात की जाए H2 + O2, ये क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। वाटर इसको हम करेंगे तो इस तरीके से। उसके बाद हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसकी भी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन होगा क्या, डिफरेंस क्या है दोनों में वो देखिए। डिफरेंस यहाँ तो वाटर बनेगा और यहाँ पे H2O2 बनेगा, तो ऑक्सीजन में डिफरेंस आएगा। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब 2 एलिमेंट्स मिलके मोर देन 1 कंपाउंड बना रहे हैं तो एक की मास तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका मास ही ले लेती हूँ, यहाँ पर हमें फॉर्मूले तो पता चल चुके हैं। यहाँ पे ले लिया 2 ग्राम, ये ले लिया 16 ग्राम, यहाँ सेम 2 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 32 ग्राम। इस तरीके से मीन्स कि एक का मास तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और दूसरे का क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। यही बात किसने कही थी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने कही थी। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, दैट इज गेल-लुफिक लॉ ऑफ गैसीय वॉल्यूम। यानी कि गैस के बारे में हम लोग डील कर रहे हैं। पिछले 2 हमारे जो लो थे दोनों ने ही कंपाउंड के साथ डील किया था, ये लो डील करने वाला है गैस के बारे में, और गैस की हमें क्या लेनी है, वॉल्यूम लेनी है। कहता है कोई भी गैस अगर वहां पे आप प्रोड्यूस करवा रहे हैं या फिर गैस रिएक्ट कर रहे हैं, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। कि कहता है चाहे आपने गैस को प्रोड्यूस करवाना है चाहे गैस को रिएक्ट करवाना है, यानी वो चाहे रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट हो, दोनों ही केस में आपकी ये क्या होंगी, वॉल्यूम की रेशियो क्या रहेगी, सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगी बाय वॉल्यूम। जैसे बात की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया, वाटर बनाया, तो हाइड्रोजन भी आपकी गैस है, ऑक्सीजन भी आपकी गैस है, तो इट इज, अगर ये 50 ml है तो ये हमारी क्या होगी 100 ml। मीन्स की 50 रेशियो 100 जब मैंने निकाला, रेशियो क्या आई, होल नंबर रेशियो आई 1:2। और रेशियो किसकी लेनी थी, यहाँ वॉल्यूम की लेनी थी। जब मैंने कंपाउंड की बात की थी तो कंपाउंड में मुझे क्या करना था, मास की रेशियो लेनी थी। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज लॉ। The last one is about the Avogadro law. तो बेसिकली मेरे पास 5 लॉ हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, जो मुझे फॉलो अप करने होते हैं ताकि मेरी कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रॉफिट हो पाए।
तो एवोगैड्रो लो क्या कहता है, एवोगैड्रो इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एवोगैड्रो क्या कहता है कि सभी गैसेस, कोई भी गैस की बात की जाए, इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर पे, कि वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या रखनी है, हमें सेम रखनी है। इट शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वहां पे एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर में होने चाहिए। दैट इज नोन एज द एवोगैड्रो लॉ। सो आपके पास इससे बेसिक डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो बी रेडी अबाउट दैट। उसके बाद ही बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यानी कि जो क्या करने वाली हैं, हमारी कंसेंट्रेशन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। सो द मोस्ट बेसिक टर्म्स आर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। क्या है बेसिक टर्म्स मेरे पास, होती बहुत सारी है, अभी मैं किन के बारे में डील करने जा रही हूँ, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में डील करने जा रही हूँ। मोलैरिटी इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको पता है कोई भी सॉल्यूशन है दो पार्ट पे मिलके बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मुझे ऊपर क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड में हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद बात की अगर मैंने मोलैलिटी की, मोलैलिटी मुझे क्या कहता है, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है इसका मुझे फॉर्मूला पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते कैसे हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। So these are the basic formulas about the molarity and the molality. Molarity is represented by capital M, molality is represented by the small m. और अगर हम इनकी यूनिट की बात करें, हमें क्लियरली दिख रहा है कि मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल फॉर सॉल्यूट, तो क्या होगी मोल और डिवाइड में क्या हो जाएगा लीटर, तो ये क्या बन गई मोल पर लीटर। इसके बाद नीचे वाले की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल फॉर सॉल्यूट, ये मोल रहेगी और ये क्या हो जाएगा मोल पर केजी हो जाएगा। तो इसी के ऊपर हमारे पास एग्जाम में न्यूमेरिकल रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इज दिस। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे फॉलो अप करना चाह रही हूँ, जो हमारे एग्जाम में सीबीएसई एग्जाम में 2 मार्क्स में काफी रेंडमली पूछा गया है। दैट इज कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, कैपिटल एम दे दिया जाए तो मुझे समझ जाना इट इज मोलैरिटी, और स्मॉल एम दे दिया जाए तो इट इज मोलैलिटी। तो आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कौन सी टर्म प्रेफर की जाएगी और क्यों की जाएगी। तो अभी हमने देखा कि मोलैरिटी के अंदर क्या है, नंबर ऑफ मोल फॉर सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल फॉर सॉल्यूट, न्यूमिनेटर दोनों के सेम है। डिनोमिनेटर की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो डिफरेंस इज अबाउट द डिनोमिनेटर। देखिए एक बार यहाँ लिख लेते हैं, मोलैरिटी में तो क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब मैंने मोलैलिटी की बात की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इस तरीके से दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, बताना है कौन सी टर्म प्रेफर की जाएगी। सो डिफरेंस इज अबाउट द डिनोमिनेटर। तो जो आपकी टर्म है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि जैसे ही मैं थोड़ा सा टेम्परेचर को चेंज करूंगी ये क्या हो जाएगी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। सो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। लेकिन जो हमारा मास है, मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये डिपेंड नहीं करता, इट में ये वाला हमारा प्रेफरेबल मेथड होगा मोलैलिटी।
दिस वन इज प्रेफर्ड फॉर 2 मार्क्स में आएगा तो आपको अच्छे से फिर डिफाइन करना है बाय राइटिंग देयर केमिकल फॉर्मूलाज। तो चलिए हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं। न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन। मोलैरिटी कितनी गिवन है 3। अब 3 मोलैरिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी गिवन है मुझे 1.25 ग्राम पर ml। ओके, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है मोलैलिटी। सो मोलैलिटी का एक बार मैं फॉर्मूला लिखती हूँ और चेक करते हैं मुझे क्या क्या चाहिए इसके लिए। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही रिक्वायरमेंट होगी। अब नंबर ऑफ मोल पर सॉल्यूट कितना गिवन है 3, न्यूमिनेटर तो मुझे गिवन है, बहुत इजी हो गया काम। लेकिन इतना इजी नहीं है जी, अब हमें क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये भी तो चाहिए होगा। तो देखिए क्या करेंगे, जो मेरा डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या फॉर्मूला बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए हमें पता है ना कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की डेंसिटी ले रही हूँ दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखिए डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर ml, यही हुई। मास मुझे निकालना है, इसको मैंने कैपिटल M मान लिया। वॉल्यूम की बात की, वॉल्यूम कितनी है मेरे पास 1 लीटर पर, ये ml में है तो इसको क्या ले रही हूँ 1000 ml। मैं कि मेरे पास मास कितना आता है सॉल्यूशन का 1250 ग्राम, दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन का अगर मास निकल आया है, मुझे तो किसका चाहिए सॉल्वेंट का चाहिए। तो मुझे इतनी बात पता है कि जो मेरा सॉल्यूशन है वो कैसे मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन का मास आ चुका है। सॉल्यूट क्या आपका NaCl है, एक NaCl का होता है 58.5, 3 NaCl है, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। तो करके देखते हैं, 58.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 175.5, इतना आ गया आपका मास किसका सॉल्यूट का। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको माइनस करूंगी तो कितना बचेगा 1074.5 ग्राम। अब मुझे क्या करना है, इसे केजी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास जो मोलैलिटी आई दैट इज इक्वल टू 2.79 मोलैलिटी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि क्या गिवन था, हमें कैसे कैलकुलेट करना था। देखिए क्या गिवन है, डेंसिटी आपको पता थी 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन NaCl की, आपको क्या निकालना था मोलैलिटी। मैंने क्या किया, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा और वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर दी। तो 3 मोलैरिटी फिर मुझे पता चल गया था कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 हैं, 3 डायरेक्टली पुट कर दिया। बट मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं पता था ना, तो सबसे पहले डेंसिटी की हेल्प से मैंने क्या निकाला मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला। अब मुझे इतनी बात पता है कि सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट का मास माइनस किया जाए क्या बचेगा, सॉल्वेंट का बचेगा। और वो क्या करना पड़ेगा, मुझे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो केजी में कन्वर्ट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आता है 2.79 मोलैलिटी। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है कोई चीज लिमिट में है। हम घर पे रेंडमली वर्ड यूज करते हैं कि ये काम लिमिट में करो, ये चीज लिमिट में खाओ, शुगर लिमिट में कंज्यूम करो। तो लिमिट का मतलब क्या है कि वहां पे अमाउंट थोड़ी सी दे रखी है। तो देखिए, द रिएजेंट विच गेट consumed first and limit the amount of product formed is known as limiting reagent। देखिए क्या बोला गया, एक ऐसा रिएजेंट जो सबसे पहले खत्म होगा, यानी कि इतनी बात तो समझ आ गई है, ये रिएक्टेंट साइड का है, जो सबसे पहले खत्म होगा और प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट करेगा। यानी कि मेरे को पता है ना, रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बनता है। अगर रिएक्टेंट लिमिट में है तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली लिमिट में होगा। तो 1 मार्क्स में हमारे पास फिर डेफिनेशन पुट की जाती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed। इतना मिक्स किया गया है, क्या बनाया गया है? अमोनिया बनाया गया है। तो हमें क्या करना है? अमोनिया की अमाउंट को कैलकुलेट करना है और लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके का न्यूमेरिकल है। अब इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम, लिमिटिंग रिएजेंट मेरे को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगी? नंबर ऑफ मोल, एक तो स्टैंडर्डाइज यानी कि बाय इक्वेशन, और एक क्या होंगे जो मेरे को गिवन है, उन दोनों से रिलेट करके यूनिटरी मेथड ही तो लगाना है। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे? अमोनिया बनाएंगे। कुछ इस तरीके से होने वाली है रिएक्शन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलके क्या बनाया? अमोनिया बनाया। आइए हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट होंगे? 50 kg नाइट्रोजन है, इसको सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कितना आएगा? 1785 पॉइंट समथिंग। अब मुझे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे थोड़ा आइडिया लेना है। अप्रोक्सीमेटली मैं क्या ले रही हूँ? 1700 लेके चल रही हूँ, बाकी छोड़ो। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। यहाँ पर ये किसके निकाले थे मैंने? नाइट्रोजन के निकाले थे। अब मैं किसके निकालने जा रही हूँ? हाइड्रोजन के। 10 kg अप्रोक्सीमेटली कितना आया? 5000। तो एक बात देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ अप्रोक्सीमेटली निकाला है। देखिए 1700 और 5000 आप इसका प्रॉपर निकाल लेंगे तो ये 1800 के आसपास आएगा, 1785 समथिंग और ये 5100 समथिंग। तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है? देखिए लिमिटिंग रीजन के लिए 1 मोल नाइट्रोजन का किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के कितने मोल है? वो 1 मोल है। हाइड्रोजन के कितने मोल है? 3 मोल है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का अगर 1700 है, ये कितना होना चाहिए था? 5100 तो एटलीस्ट होना चाहिए था, क्योंकि ये तो फिर भी जाता है, यानी 5100 होना चाहिए था, लेकिन कितना है? 5000 है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का, जो चीज लिमिट में प्रेजेंट हो गई, यानी होनी कितनी चाहिए थी। अब मैं आपको दोबारा से लिख के दिखा रही हूँ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। 1700 क्या करेगा? ऑब्वियसली मिनिमम उसको 5100 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास कितने हैं? 5000 है। तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट।
तो पहला काम तो मुझे यहाँ पे यही करना था, लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, मुझे अमोनिया की प्रोडक्शन, मतलब वो देखना था कि कितना अमोनिया बन रहा है, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। लिख ली इस बात को, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन produces 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये बात लिख सकते हैं। तो अब मेरे पास हाइड्रोजन के मोल्स थे कितने, अप्रोक्सीमेटली 5000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5000 का निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 5000। यहाँ पे आगे मेरे पास अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद एक बार अगर मेरे को मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स लिखने, जैसे भी कंडीशन हम लोग पुट कर सकते हैं। मेन आपको लिमिटिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, जो ये कॉन्सेप्ट था आपका। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक तक चल सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कि मेरे पास मीथेन है, मीथेन का क्या कराना है, कंबशन कराना है। तो मीथेन का जब मैंने लेना है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम मीथेन लेने पर कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, ये काम करना है मुझे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, कैसे लिखेंगे, देखिए मीथेन है मेरे पास, मीथेन का क्या कराना है, कंबशन कराना है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, निकलेगा क्या, इस तरीके से बनेगा। अब आपको क्या करना है, वाटर की अमाउंट को कैलकुलेट करना है, जो कैसे प्रोड्यूस होगी, 16 ग्राम ऑफ मीथेन से प्रोड्यूस होगी। यानी रिलेशन किन किन के बीच में है, इसके और इसके बीच में है। तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। TH4 यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा। इसके बाद देखिए जी, हम ये बात लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर। मीथेन का 1 मोल लेते हैं तो वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 2 मोल्स। इट मीन्स अगर मैं ले रही हूँ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो क्या होगा, प्रोड्यूसेस 2 मोल्स, यानी कि 1 मोल का मास तो होता है 18, यानी कि 36 ग्राम ऑफ वाटर। यही रहेगा रिजल्ट। देखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ था, वाटर की अमाउंट ही तो कैलकुलेट करनी थी आपने। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में किया क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आपने क्या किया, उनके बीच में रिलेशन देखा कि किन किन टर्म्स के बीच में रिलेशन है, और देन आपने लगा दिया यूनिटरी मेथड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The next one is what is the concentration of sugar? तो शुगर का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। शुगर क्या होता है, P12H22O11। ये आपकी शुगर होती है जो चीनी आप खाते हैं। 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है। आपको निकालनी है शुगर की कंसंट्रेशन, किस में निकालनी है, जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स की अभी हमने बात की थी, तो बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, और हमने यहाँ पर जो डिस्कस की थी अभी, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो हमें निकालनी है शुगर की कंसंट्रेशन, किस में निकालनी है, मोल पर लीटर में निकालनी है, यानी क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। अगर इसका 20 ग्राम इनफ वाटर में डिजोल्व है और फाइनल वॉल्यूम कितनी बना रहा है, 2 लीटर बना रहा है। तो आइए हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस तरीके से करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालनी है, शुगर की निकालनी होंगी, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि जो ये आपका शुगर है, शुगर का मास कितना आएगा, 342 ग्राम आएगा। तो यहाँ पे निकल आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, इसे पुट कर देंगे। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 2 लीटर, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है जस्ट। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 2 मार्क्स में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहते हैं इस पोर्शन पे। The next question is, how much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate? देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4, अगर मैं इसका 100 ग्राम लूं तो उसके अंदर कितना कॉपर प्रेजेंट होगा, यही बात पूछी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, नॉर्मली कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्रेजेंट है मुझे उसका मास पता चल जाए, देन मैं यूनिटरी मेथड लगा के 100 ग्राम में निकाल सकती हूँ। तो आइए सबसे पहला काम यही करते हैं। जो कॉपर होता है इसका रहता है 63, सल्फर जो है 32, ऑक्सीजन 16, 16 4 जा 64। एक बार चेक कर लेते हैं, कॉपर कॉपर का मास कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली हमने लिया 16, यानी कि 161 ग्राम कॉपर सल्फेट में कंटेन 63 ग्राम ऑफ कॉपर। ये लाइन लिख सकते हैं कि ये तो कॉपर सल्फेट का मास हो गया, उसमें कितना कॉपर है, 63 ग्राम है। अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम की बात करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है, वैल्यू जो मर्जी हो। जैसे 100 ग्राम गिवन है, क्या पता 200 ग्राम दे दी जाए, क्या पता 300 ग्राम दे दी जाए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए जी, ये हम बार बार यूज करेंगे, जैसे मोलैरिटी मोलैरिटी में आया था मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, ऑरेंज लेकर आ रहे हैं, बनाना लेकर आ रहे हैं, मिल्क लेकर आ रहे हैं, हर एक की एक यूनिट होती है। जाके बोलते पूछते हैं कि एप्पल कितने रुपीस पर केजी है, शॉपकीपर हमें आंसर करता है इट इज 100 रुपीज पर केजी, या इट इज 150 रुपीज पर केजी, यानी कि पर केजी के अकॉर्डिंग हिसाब चलता है। तो ऐसा ही यहाँ पर करना है। ये मोल क्या है, यूनिट है, किस चीज की यूनिट है, टू मेजर एटम मॉलिक्यूल्स आयन। एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयन्स को मेजर करने के लिए एक यूनिट है मोल। तो एक ट्रिक देखिए, इसकी क्या यूज कर सकते हैं हम, कि जो हमारा 1 मोल होता है, 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू atomic mass of element, and it is further equal to Avogadro number of atoms, molecules और ions। जैसे मैथ्स में हम करते हैं A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो इसी तरीके से यहाँ पर रहेगा, हमारा 1 मोल किसके इक्वल रहता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट की इक्वल रहता है, एंड इट इज फर्दर इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। उसके बाद जैसे अभी हमने बात की थी, अगर मुझे कहीं पे नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट हो, एक फॉर्मूला तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। ये कि आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास।
इसके बाद यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए और क्या कर सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ, अगर एटम्स गिवन है या मॉलिक्यूल्स गिवन है या आयन गिवन है, कुछ तो गिवन ही होगा, अगर मास नहीं गिवन कुछ तो गिवन ही होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर मास गिवन हो तो मैंने डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास ले लेना था, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते। अब ये नहीं गिवन तो एटम गिवन होंगे तो मैं क्या करूंगी, उतने यानी एवोगैड्रो एटम्स ले लूंगी, मॉलिक्यूल्स होंगे तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल ले लूंगी, आयन होंगे तो एवोगैड्रो आयन ले लूंगी। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स। और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कोई भी न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल देखिए किस तरीके से पुट किया गया है। What will be the mass of one atom of carbon 12 in grams? क्या पूछा है, मास पूछा, और कितने, एक एटम का, यानी जो मैंने ये तीन टर्म्स बताए, इन तीन में से ऑब्वियसली किसी दो के बीच में कांटेक्ट होगा, तो मेरे को क्या चाहिए, मास चाहिए, किसका चाहिए, एटम का चाहिए। तो एक बार मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे तीनों टर्म्स, उसके बाद इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्या था कॉन्सेप्ट, 1 मोल इज इक्वल टू atomic mass of element and it is further equal to Avogadro number of atoms, molecules और ions, इस तरीके से। अब मुझे किन किन के बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे रिलेशन चाहिए एटॉमिक मास और एटम के बीच में, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्लियरली दिख रहा है कितना है, 12 ग्राम। 12 ग्राम कितने एटम का मास है, 6.022 into 10⁻23 atoms has mass। इतने एटम का मास कितना है, 12 ग्राम है। मेरे को क्या चाहिए, मास चाहिए एक एटम का। तो अब क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड, मास ऑफ वन एटम, इस तरीके से होगा। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू दिस इज द मास ऑफ वन एटम। तो आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शन में मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व करना है। आइए अब अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अबाउट द एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है। आइए देखते हैं, यहां मैं बात करूंगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की और यहां मैं बात करूंगी एम्पेरिकल फॉर्मूला की। तो देखिए अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट व्हाट अबाउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए it represents smallest whole number ratio of various elements present in a compound। ये कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी बात की जा रही है। तो देखिए अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे बात की हमने ग्लूकोज की, ग्लूकोज का हमें पता है इट इज C6H12O6। तो ये तो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल फॉर्मूला के एक्चुअल में ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है। बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी सिंपल होल नंबर रेशियो।
तो ये देखो फिक्स 12 और फिक्स तीनों ही क्या है, फिक्स के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2O। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। सेकेंड एग्जाम्पल में ले सकती हूँ अबाउट द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अबाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहता है, H2O2। दो ही हाइड्रोजन है और दो ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, इसका सिंपल होल नंबर रेशियो लेना था, दैट विल बी इक्वल टू HO। अब हमें क्या करना है, इस चीज को हमें अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए हम न्यूमेरिकल पे कैसे करेंगे इस चीज को अप्लाई। क्वेश्चन क्या गिवन है, एक कंपाउंड है जिसके अंदर 4.07% तो हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है एंड 71.65% क्लोरीन है। मोलर मास गिवन है 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन दे दी गई है। आफ्टर दैट मुझसे पूछा गया है कि एम्पेरिकल भी निकालिए मॉलिक्यूलर भी निकालिए। तो आइए फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगी, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। यहां लिखते हैं ग्राम्स कन्वर्जन। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड का मास लेट कर रहे हैं। लेट कंपाउंड मास कितना है, 100 ग्राम है। अब उस 100 ग्राम में से हाइड्रोजन कितना है, 4.07 ग्राम। कार्बन कितना है, 24.27 ग्राम। क्लोरीन कितना है, 71.65 ग्राम। अब मोलर मास गिवन है, अब हमें ये काम करना है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 15 में मैं क्या कैलकुलेट करने वाली हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। तीनों के 3 एलिमेंट्स बताए हुए हैं ना, सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इज 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 4.07 ही रहा। कार्बन की बात की, कार्बन कितना है, 24.27 बाय 12, अप्रोक्सीमेटली 2। क्लोरीन की बात की, इट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 2। तो हमने क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट विल बी द ग्राम कन्वर्जन, मतलब ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए स्टेप नंबर 3 क्या कहता है। स्टेप नंबर 3 मुझे कहता है कि जो भी मेरे नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, उन नंबर ऑफ मोल्स की क्या ले लीजिए, सिंपल होल नंबर रेशियो ले लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स की क्या ले लीजिए, सिंपल होल नंबर रेशियो ले लीजिए। तो जब आप सिंपल होल नंबर रेशियो लेंगे, देखिए क्या क्या गिवन था, 4.07 और कार्बन क्लोरीन 2। मैं यहां लिख लेती हूं, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये क्लोरीन का। तो जब मैंने इसकी रेशियो ली, इट इज अबाउट 2:1:1। और जब मेरे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ चुकी है, स्टेप नंबर 4 इज मैं क्या करूंगी, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दूंगी। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक काम मेरा खत्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा जा चुका है। द नेक्स्ट स्टेप इज आई हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो दिस इज स्टेप नंबर 5। यहां लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए मुझे पता भी तो होना चाहिए वो, और वो कैसे पता चलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को पता है, जैसे मैंने यहां किया, मॉलिक्यूलर पे तो एम्पेरिकल निकालना बहुत इजी था, पर एम्पेरिकल पे मॉलिक्यूलर तक कैसे पहुंचे, किसी एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो देखिए एन फैक्टर कहां से आने वाला है, एन फैक्टर कहां से आएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जब आप इन दोनों टर्म्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और उस एन पे आप क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आपके पास 98.96 गिवन है ये चीज।
और एम्पेरिकल फॉर्मूला माफ आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली n की वैल्यू 2 3 जो भी आएगी आप इसे मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास इनके 5 स्टेप्स रहते हैं जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो आई होप टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।